Good morning, everybody. Once again, welcome back to biology online classes. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने आपसे हृदय की बाह्य संरचना पर आपसे चर्चा की। आज जो हम नए टॉपिक पर जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हृदय की आंतरिक संरचना, internal structure of heart. So today we are going to discuss about internal structure of heart. Okay. आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि जो हृदय की आंतरिक संरचना होती है उस आंतरिक संरचना को यदि देखा जाए तो हृदय की जो भित्तियां होती हैं वो हृदय की भित्ति 3 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। कल हमने आपसे बात की थी एपिकार्डियम, दूसरा आपको बताया था मायोकार्डियम, तीसरा आपको बताया था एंडोकार्डियम। आपको हम बता दें, हृदय के अंदर मायोकार्डियम का भित्ति स्तर पाया जाता है जो मध्य भित्ति स्तर होता है। मायोकार्डियम जो होता है उसमें रेखित पेशियां पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा मानव का जो हृदय होता है वह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेशी अंग होता है, और पेशी अंग भी किस प्रकार का होता है, उसमें हृदय पेशी स्तर पाया जाता है। कौन सा स्तर पाया जाता है? हृदय पेशी स्तर पाया जाता है। और हृदय पेशी स्तर में कौन सी पेशियां पाई जाती है? रेखित पेशियां पाई जाती हैं। रेखित पेशियां अनैच्छिक प्रकार की होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है। इसलिए आपको पता है कि मानव का जो हृदय होता है वो कभी थकता नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर रूप से क्या करता रहता है? कार्य करता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि हृदय के अंदर कौन सी है? हृदय पेशियां पाई जाती है। और हृदय पेशियां 2 प्रकार की होती है। अगर उनको डिटेल से खोला जाए तो रेखित पेशियां भी पाई जाती है, अरेखित पेशियां भी पाई जाती है। तो रेखित जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती है? अनैच्छिक प्रकार की होती है। और ये रेखित पेशियां हृदय को निरंतर, यानी कि हृदय निरंतर रूप से जब कार्य करता है तो उसको थकान पैदा नहीं होने देता। इसलिए मानव का हृदय जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनवरत रूप से क्या होता है? स्पंदन करता रहता है। ठीक है। आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि मानव का जो हृदय होता है उसको 4 कक्षों में बांटा गया है। ठीक है। देखिए, मैं आपको अभी फिलहाल पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ये आपको हमने इस तरीके से कल भी बनाना सिखाया था। ठीक है। ये मानव का जो हृदय होता है, ठीक है। चलो, ये मानव का क्या हो गया है? हृदय हो गया है। ठीक है। इस तरीके से मानव का क्या होता है? हृदय होता है। और मानव का हृदय जो होता है वो आपको पता है 4 कक्षों में बटा होता है। इसको मैंने कल बोला था राइट ऑरिकल या एट्रियम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ठीक है। इसी के ऑरिकल जो होते हैं वो ऊपर पाए जाते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो नीचे पाए जाते हैं। जी वेंट्रिकल है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इसको दायां आलिंद, इसको बायां आलिंद, इसको हम क्या कहेंगे? दायां निलय, इसको क्या कहेंगे? बायां निलय कहते हैं। ठीक है। इसलिए मानव का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? 2 कक्षों में बटा होता है।
ऊपर की ओर दो आलिंद होते हैं जिनको बाएं आलिंद और बायां निलय आपने कहा, वो बायां आलिंद और दायां आलिंद कहा है। नीचे की ओर क्या है, बायां आलिंद और बाएं निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद के नीचे की ओर क्या पाए जाते हैं, दायां निलय और बायां निलय पाया जाता है। ठीक है। मानव का जो हृदय होता है उसके ऊपरी कक्ष में ये दो आलिंद पाए जाते हैं, और जो आलिंद, दोनों जो आलिंद होते हैं वो एक पतली परत के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। ये एक पतली परत के द्वारा क्या होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ये दोनों आलिंद जो होते हैं वो एक पतली परत के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। आलिंद के नीचे क्या पाए जाते हैं, दो कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। और ये दोनों कक्ष होते हैं वो एक मोटी भित्ति के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। किसके द्वारा घिरे होते हैं, मोटी भित्ति के द्वारा घिरे होते हैं। बात सुनना अगली। तो यहाँ पर ये मोटी भित्ति होती है, यहाँ पर कैसी होती है, इनके चारों ओर पतली भित्ति होती है। ठीक है। और ये पतली भित्ति के रूप में, ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं, वो मोटी भित्ति के रूप में निलय पाए जाते हैं, और पतली भित्ति के रूप में क्या पाए जाते हैं, आलिंद पाए। तो आलिंद के नीचे क्या पाए जाते हैं, मोटी भित्ति युक्त संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं, निलय पाए जाते हैं। मानव का जो हृदय होता है, ठीक है, उस हृदय के अंदर ये क्या पाया जाता है, पट्ट पाया जाता है। कल भी मैंने बोला इसको सेप्टम बोलते हैं। ये क्या पाया जाता है, पट्ट पाया जाता है। पट्ट बोल सकते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं, सेप्टम कह सकते हैं। सेप्टम को बोलते हैं पट्ट। क्या पाया जाता है, मनुष्य के हृदय के अंदर क्या पाया जाता है, पट्ट पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख लो क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में पट्ट भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, ये कपाट पाए जाते हैं, जिनको वाल्व के नाम से जानते हैं। तो हृदय में पट्ट भी पाया जाता है आंतरिक भाग में, और क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आलिंद और निलय जो होता है, ठीक है, आलिंद और निलय के मध्य एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पे आलिंद और निलय के मध्य में क्या पाई जाती है, इस तरीके से एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है। और ये दरारनुमा जो संरचना होती है वो आलिंद और निलय को क्या करती है, पृथक करने का कार्य करती है। और इस दरारनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, आलिंद निलय दरार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आलिंद निलय दरार कहते हैं, या आलिंद निलय दरार नहीं कहें तो इसे क्या कहा जाता है, कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। कोरोनरी सल्कस भी इसे कहा जाता है, सल्कस। आलिंद निलय, आलिंद और निलय के बीच में एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है। इसी दरारनुमा जो संरचना होती है, ठीक है, यही दरारनुमा संरचना आलिंद और निलय को क्या करती है, पृथक करने का कार्य करती है। इस आलिंद निलय दरार को कोरोनरी सल्कस भी कहा जाता है। ठीक है। आलिंद और निलय के मध्य में, ध्यान से सुनना, आलिंद और निलय जो होते हैं उनके मध्य में क्या पाए जाते हैं, आलिंद निलय पट्ट पाए जाते हैं। ठीक है। क्या पाए जाते हैं, आलिंद निलय पट्ट पाए जाते हैं। और ये आलिंद निलय जो पट्ट होते हैं, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है। ये किससे बने होते हैं, संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो आलिंद और निलय के मध्य क्या पाया जाता है, पट्ट पाया जाता है। आलिंद निलय के मध्य में क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतकों से बना हुआ आलिंद निलय क्या है, पट्ट पाया जाता है। ठीक है। ये आलिंद निलय पट्ट जो होता है वो दायां निलय और बायां निलय, ठीक है, ये दायां निलय होता है और ये कौन सा निलय होता है, बायां निलय होता है। और ये पट्ट जो होता है, ये वाला जो पट्ट होता है वो किसको पृथक करता है, दायां निलय और बाएं निलय को क्या करता है, पृथक करता है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया आलिंद और निलय के मध्य संयोजी ऊतकों से बना हुआ पट्ट पाया जाता है जिसे आलिंद निलय पट्ट कहते हैं। इसी तरीके से दायां निलय, ठीक है, ये तो आलिंद निलय पट्ट हो गए इन दोनों के बीच, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया दायां निलय और बायां निलय। दायां निलय और बायां निलय जो होता है,
ठीक है, दायां निलय और कौन सा निलय होता है, बायां निलय होता है। ठीक है, उनके मध्य में भी ये क्या पाया जाता है, पट्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पट्ट पाया जाता है। अब आपको बता दूं, दायां निलय और बायां निलय के पट्ट एक तो यहां पे पाया जाता है अग्रभाग की ओर। ठीक है, तो दायां निलय और बायां निलय के अग्रभाग में, अग्रभाग की ओर एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है। इस दरारनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, अग्र सल्कस या एंटीरियर सल्कस के नाम से इसे जाना जाता है, अग्र सल्कस कहा जाता है। दायां निलय और बायां निलय के पश्च भाग, ये पश्च भाग है, ये अग्रभाग था, ये पश्च भाग है। इस पश्च भाग के अंदर क्या पाई जाती है, एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पश्च सल्कस कहा जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि दो आलिंद पाए जाते हैं, दो निलय पाए जाते हैं। आलिंद जो होता है वो पतली परत के द्वारा क्या होता है, घिरे होते हैं। ठीक है, आलिंद के नीचे की ओर निलय पाए जाते हैं। निलय जो होते हैं वो एक मोटी भित्ति युक्त संरचना के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। मनुष्य के हृदय में क्या पाए जाते हैं, पट्ट भी पाए जाते हैं, पट्ट भी पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं, कपाट भी पाए जाते हैं। ठीक है, आलिंद और निलय के मध्य में, ध्यान से सुनना, आलिंद और निलय के मध्य में एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है, जो आलिंद और निलय को क्या करता है, पृथक करने का कार्य करता है, जिसे आलिंद निलय दरार या उसे क्या कहा जाता है, कोरोनरी सल्कस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आलिंद और निलय के मध्य क्या है, संयोजी ऊतकों से बना हुआ, आलिंद, ये आलिंद है, ये निलय, और इनके मध्य में बना हुआ एक संयोजी ऊतकों से बना हुआ आलिंद निलय क्या है, पट्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आलिंद निलय पट्ट पाया जाता है। ठीक है, आपको हम बता दें कि इसी तरीके से दायां निलय और बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय के मध्य में भी क्या पाई जाती है, एक पट्ट पाया जाता है। ठीक है, या एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं दायां निलय और बायां निलय के अग्रभाग, ये अग्रभाग है, इस अग्रभाग में एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अग्र सल्कस कहते हैं। और दायां निलय और बायां निलय के पश्च भाग में ये एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पश्च सल्कस कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जो आप देख रहे हो ये क्या है, राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल है, यानी कि ये क्या है, दायां आलिंद है, ये कौन सा है, बायां आलिंद। दायां आलिंद और बायां आलिंद जो होता है उसके मध्य में, ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद के मध्य में ये एक पट्ट पाया जाता है, जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर आलिंद पट्ट कहा जाता है। दायां आलिंद और बायां आलिंद के मध्य में एक पट्ट पाया जाता है, जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहा जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के नाम से इसे जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है। दायां आलिंद और बायां आलिंद, इन दोनों के मध्य में एक पट्ट पाया जाता है, जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहा जाता है। इस पट्ट पर एक अंडाकार, देखो मैं इस पट्ट को फिर आपको बता रहा हूं, ये एक पट्ट है, और इस पट्ट के अंदर क्या पाया जाता है, ये अंडाकार संरचना के रूप में क्या पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है। दायां आलिंद और बायां आलिंद जो होता है उसमें अंतर आलिंद पट्ट पाया जाता है, और इसी पट्ट पर, किस पर, अंतर आलिंद पट्ट पर क्या पाया जाता है, एक गर्त, एक अंडाकार संरचना के रूप में गड्ढा पाया जाता है, या अंडाकार संरचना के रूप में क्या पाया जाता है, गर्त पाया जाता है। इस अंडाकार गर्त या गड्ढे नुमा जो संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है, इस संरचना को अंडाकार खात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अंडाकार खात कहा जाता है, अंडाकार खात।
अंडाकार खात में बोले तो ये शब्द सबसे ज्यादा जो फेमस शब्द है उसको मैं इंग्लिश में लिख के बता रहा हूं। फोसा ओवेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, दायां आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य में अंतर आलिंद पट्ट पाया जाता है। इस अंतर आलिंद पट्ट के ऊपर या अंतर आलिंद पट्ट पर अंडाकार, अंडाकार क्या है? गर्त या गड्ढा पाया जाता है, जिसे अंडाकार खात या फोसा ओवेलिस कहा जाता है। बात समझना। अब मैं आपको बता दूं, जब मनुष्य भ्रूणी अवस्था में होता है, हालांकि आपकी आरबीएसई बुक में जो गलत लिखा है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीएसई बुक में लिखा है कि शिशु का जो हृदय होता है, शिशु का मतलब जो छोटा बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसके हृदय में भी इस गर्त के समान क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गर्त के समान संरचना जो होती है वो एक छिद्रनुमा संरचना में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो शिशु के हृदय के अंदर, ठीक है, इस अंडाकार गर्त के स्थान पर क्या बन जाता है? एक छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंडाकार छिद्र या फोरमेन ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। किसमें? शिशु के अंदर। ये शिशु जो है वो गलत है, फोरमेन ओवेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि फोरमेन ओवेलिस क्या है? ओवेलिस। अब मैं आपको ये जो आपका लिखा है, क्या आपकी आरबीएसई बुक में क्या लिखा है उसको मैं बता देता हूं कि शिशु का जो हृदय होता है, उस शिशु के हृदय में इस गर्त के स्थान पर एक छिद्रनुमा संरचना का निर्माण होता है या एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। इस छिद्रनुमा संरचना को फोरमेन ओवेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोरमेन ओवेलिस, या इसे अंडाकार छिद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाकार छिद्र कहा जाता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये फोरमेन ओवेलिस का निर्माण कब होता है? शिशु अवस्था में नहीं होता है। ये कब होता है? ध्यान से सुनना। ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 90% ये क्या है? गलत है, 10% वैसे ही सही भी है। क्यों? वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसे? देखिए, मानव जब माताएं गर्भवती होती है, अर्थात भ्रूणी अवस्था में जब किसी जीव का विकास होता है, ठीक है, तो जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो भ्रूणी अवस्था में क्या होता है कि फेफड़े जो होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर ये अंडाकार जो छिद्र होता है, ठीक है, फोसा ओवेलिस होता है। इससे क्या है कि ये जो आपका दायां आलिंद होता है, इस दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस में आ जाता है? बाएं आलिंद में आ जाता है। कौन से आ जाता है? बाएं आलिंद में आ जाता है। जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है तब दाएं आलिंद से रुधिर इसी अंडाकार खात या फोसा ओवेलिस से किस में आ जाता है? बाएं आलिंद में आ जाता है। परंतु क्योंकि इस दौरान तो क्या होता है कि फेफड़े जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं, परंतु जब पूर्ण रूप से भ्रूण का विकास हो जाता है तो ये अंडाकार जो खात हो जाता, खात या फोसा ओवेलिस होता है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। परंतु कुछ बच्चे जो हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें ये क्या है? बंद नहीं होता है। यहाँ पर ये अंडाकार जो संरचना होती है, अंडाकार गर्त होता है या गड्ढा होता है, वो छिद्रनुमा संरचना के रूप में आ जाता है। किनमें? कुछ शिशुओं के अंदर। और ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या है कि वो छोटे जो शिशु होते हैं, केवल 10% की बातें बताई मैंने, 90% आपको बता चुका हूं कि 90% से ज्यादा लोगों में तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, ज्यादातर लोगों में बंद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उनका भ्रूणीय विकास पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण होने के पश्चात भी उनका जो हृदय होता है उस हृदय के अंदर ये फोरमेन फोसा ओवेलिस जो होता है वो गर्तनुमा संरचना, ठीक है, छिद्रनुमा संरचना में परिवर्तित नहीं हो पाता है, बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसे बच्चे कौन से कहलाते हैं, ब्लू बेबी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ब्लू बेबी के बारे में। ठीक है, तो शिशु के हृदय में इस गर्त के स्थान पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अंडाकार छिद्रयुक्त संरचना कहते हैं या उसे फोरमेन ओविल के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए अब ये क्या है, बायां आलिंद है और ये क्या है, बायां निलय है। ये बायां आलिंद हो गया और ये कौन सा हो गया, बायां निलय हो गया। बात समझ में आ रही है? ये बायां आलिंद है, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है और ये क्या कह रही है, बायां निलय कहलाएगा। ठीक है, देखो बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य में यहां पे कौन से कपाट पाए जाते हैं, इस तरीके से द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। कौन से वलन कपाट पाए जाते हैं, द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य में ये द्विवलन कपाट क्या है, पाए जाते हैं। तो ये कपाट कौन से कहलाएंगे, द्विवलन कपाट के नाम से जाना जाता है। द्विवलन कपाट नहीं कहें तो इन्हें बाइस क्यूपिड वाल्व या इन्हें मैट्रियल वाल्व भी कहा जाता है, MATRIAL। ठीक है, मिट्रल बोले, मिट्रल, MITRAL, मिट्रल, बाइस क्यूपिड वाल्व या इन्हें मिट्रल या इन्हें द्विवलन कपाट कहते हैं। तो बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य में क्या पाए जाते हैं, द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। कौन से कपाट पाए जाते हैं, द्विवलन कपाट यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं, जिन्हें बाइस क्यूपिड वाल्व या उन्हें मिट्रल वाल्व के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, दायां आलिंद है और ये कौन सा है, दायां निलय है। ये संरचना है दायां निलय की और ये कौन सी है, दायां आलिंद। दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य में क्या है, इस तरीके से, ठीक है, जिसको कहा जाता है 1, 2 और 3। तो दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य में क्या पाए जाते हैं, त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? इन त्रिवलन कपाटों को क्या कहा जाता है, ट्राइस क्यूपिड वाल्व कहा जाता है। ट्राइस क्यूपिड वाल्व के नाम से या इन्हें त्रिवलन कपाट या त्रिकात्र कपाट के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। इन कपाटों के अंदर जो वलन होते हैं वो तंतुनुमा रज्जुओं से बने होते हैं। ये वलन जो होते हैं ये कपाट होते हैं और ये कपाट किससे बने होते हैं, तंतुमय वलनों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये कपाटों के जो वलन होते हैं वो तंतुमय रज्जुओं से बने होते हैं और ये तंतुमय जो रज्जु होते हैं वो कंडरीय रज्जु द्वारा, ये तंतुमय जो रज्जु होते हैं वो कंडरीय रज्जुओं द्वारा निलय की जो भित्ति होती है, ठीक है, निलय की कौन सी भित्ति होती है, निलय की जो भित्ति होती है, निलय की भित्ति है। तो उस निलय की भित्ति पर क्या पाई जाती है, एक उभरी हुई संरचना में पैपिलरी पेशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उभरी हुई संरचना के रूप में पैपिलरी पेशी पाई जाती है और ये क्या है, कंडरीय रज्जुओं के द्वारा ये कपाट जो होते हैं, ठीक है, कंडरीय रज्जुओं के द्वारा ये कपाट जो होते हैं वो निलय की भित्ति पर उपस्थित पैपिलरी जो पेशियां होती हैं उनसे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, पैपिलरी पेशियों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो कपाटों के जो वलन होते हैं वो तंतुनुमा रज्जु के रूप में पाए जाते हैं, जो कंडरीय रज्जुओं द्वारा निलय की जो भित्ति होती है उन भित्तियों से उभरी हुई जो पैपिलरी पेशियां होती हैं उन पैपिलरी पेशियों के साथ क्या होते हैं, ये क्या है, जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, कपाटों के वलन। ठीक है, ये जो रज्जु होते हैं वो कपाटों को क्या करते हैं, खींचे रखते हैं। कौन से, कंडरीय रज्जु।
ये कंडरीय रज्जु होते हैं वो कपाटों को ऐसे खींचे रहते हैं। कपाट जब खींचे रहते हैं तो क्या होता है कि ये आलिंदों की ओर इस तरीके से पलटते नहीं है, आलिंदों की तरफ ऐसे पलटते नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से पलटते नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, आलिंदों की ओर पलटने से क्या किया जा सकता है, इन्हें रोका जा, ठीक है। तो कंडरीय जो रज्जु होते हैं, ठीक है, ये कंडरीय रज्जु क्या करते हैं, इन कपाटों को खींचे रखते हैं और आलिंदों की ओर पलटने से उन्हें क्या करते हैं, रोकने का कार्य। यहां पे बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको मैं यहां से आगे की संरचना की ओर ले चल रहा हूं, ठीक है। देखिए ये हमने आपसे बात कर ली है यहां पर, एक बार फिर आपको हम यहां से आगे की ओर ले चल रहे हैं। वहां पे देखिए कल हमने आपको इसी तरीके से एक बार फिर डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एज लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि हमने कल बताया है कि जो मानव का हृदय होता है वो फेफड़ों के मध्य, ठीक है, दोनों फेफड़ों के मध्य जो मध्यावकाश होते हैं उनके अंदर स्थित होता है। और ये थोड़ा सा बाईं ओर स्लाइटली, मैंने कल आपको बोला था, स्लाइटली का मतलब यानी कि थोड़ा सा किसकी ओर होता है, बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। देखिए ये हृदय होता है, इसमें ये क्या होता है, सेप्टम होता है, ठीक है, और ये इनके अंदर क्या होता है, वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे द्विवलन कपाट पाए जाते हैं और यहाँ पे कौन से वाल्व पाए जाते हैं, त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। क्लियरली बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको यहां से आगे थोड़ा सा कुछ और बताने का प्रयास करूं, वो सुनिएगा, ठीक है। यहां पे आपको पता है फेफड़े होते हैं, इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, इस तरीके से आपके अंदर ये फेफड़े होते हैं, जिसको मैं आपको ठीक से, ठीक है, इस तरीके के क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये फेफड़े देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये फेफड़े होते हैं। देखिए फेफड़े जो होंगे, लंग्स जिन्हें हम कहते हैं, फेफड़ों से चार क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन्स निकलती है, ठीक है। फेफड़ों से चार पल्मोनरी, एक ये पल्मोनरी, ये दो, ये तीन और ये कौन सी हो गई, इस तरीके से हम आपको इन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके। तो ये चार पल्मोनरी आर्टरीज होती है, कौन सी होती है, फुफ्फुसीय, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है। तो फेफड़ों से चार फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा शुद्ध रुधिर को, ठीक है, किसमें आता है शुद्ध रुधिर, सबसे पहले किसमें आता है, बाएं आलिंद में। तो किसमें आ गया है, बाएं आलिंद में आ गया, ठीक है, किसमें आ गया है रुधिर, बाएं आलिंद में आ चुका है। यहां तक आपको कंफर्म समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने आपको बोला है कि मानव का जो हृदय होता है, उस हृदय में फेफड़ों से चार फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा, चार फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है, जिसे हम कौन सा रुधिर बोलते हैं, शुद्ध रुधिर। तो जहां से फुफ्फुसीय सिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर को लेकर के किसमें आती है, बाएं आलिंद में आती है, ठीक है। तो बाएं आलिंद में क्या आ गया है, रुधिर आ गया। बाएं आलिंद से रुधिर किसमें आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है, किसमें आ जाता है, बाएं निलय के अंदर आ जाता है, ठीक है। और बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से आने के पश्चात यहाँ पर क्या होती है, महाधमनियां होती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, महाधमनी होती है। बाएं निलय से महाधमनी जुड़ी होती है और महाधमनियों की सहायता से इस रुधिर को
धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है पहुंचा दिया, अर्थात फेफड़ों से 4 फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर बाएं आलिंग में आता है, बाएं आलिंग से बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से महाधमनियों से धमनियों के माध्यम से मानव के शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। बात क्लियरली आपकी सुनना आ गई, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं, यानी कि ये तो यहाँ से किस तरीके से रुधिर का परिवहन होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब क्या है कि शरीर के अंदर जो अशुद्ध रुधिर बनता है, शरीर के विभिन्न भागों में जो अशुद्ध रुधिर का निर्माण होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो निर्माण होता है, कौन से रुधिर का निर्माण होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो निर्माण होता है, वो अशुद्ध रुधिर जो होता है वो ऊर्ध्व महाशराएं होती है। कौन सी सराएं होती है, मैंने कल बताया था इस तरीके से, ये ऊर्ध्व महाशराएं होती है, ठीक है। हालांकि मैं दूसरा डायग्राम अभी आपको बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। कि ये ऊर्ध्व महाशिरा होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा, और इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा के नाम से जाना जाता है, इंफीरियर वेना केवा के नाम। ये कहलाएगी ऊर्ध्व महाशिरा, और ये कौन सी कहलाएगी, निम्न महाशिरा के नाम से क्या है जाना जाता है। कौन सी शिरा के नाम से, निम्न महाशिरा के नाम से क्या है जाना जाता है। इज इट राइट। तो ऊर्ध्व महाशिरा और कौन सी शिराएं होती हैं, निम्न महाशिराएं यहाँ पर क्या है पाई जाती है। कौन सी शिराएं पाई जाती हैं, ऊर्ध्व महाशिरा, और कौन सी शिराएं पाई जाती है, निम्न महाशिराएं क्या है पाई जाती है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये ऊर्ध्व महाशिरा होती है और ये कौन सी शिराएं होती है, निम्न महाशिराएं होती, ठीक है। निम्न महाशिराओं से रुधिर किस में आता है, इसमें आता है। इसको क्या बोलते हैं हम, दायां आलिंद कहते हैं। किस में आता है, दायां आलिंद में। क्लियर बात हो गई। दाएं आलिंद से जो रुधिर होता है वो किस में आता है, दाएं निलय के अंदर आता है। किस में आता है, दाएं निलय के अंदर आता है। दाएं आलिंद से रुधिर किस में आ जाता है, दाएं निलय में आता है। किस प्रकार से आता है वो हम हृदय की जब क्रिया विधि आपको पढ़ाएंगे, हार्ट मैकेनिज्म पर जब हम आपसे चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे किस तरीके से रुधिर का परिवहन दाएं आलिंद से दाएं निलय के अंदर होगा, और ये वाल्व खुलेंगे, दाब पड़ेगा तो किस प्रकार की ध्वनि क्या होगी वहां पर उत्पन्न होगी, उस पर हम क्या है हृदय की क्रिया विधि पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको एक मोटे तौर पे बता रहे हैं कि रुधिर जो होता है वो दाएं आलिंद से किस में आ जाता है, दाएं निलय के अंदर आ जाता है, ठीक है। और दाएं निलय से जो रुधिर होता है वो फुफ्फुसीय कांड से निकल के, कौन से, ये फुफ्फुसीय कांड होता है, उस फुफ्फुसीय कांड से निकल करके, फुफ्फुसीय कांड निकल करके कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में क्या है बढ़ जाता है। दाएं निलय से जो रुधिर होता है वो फुफ्फुसीय कांड से निकल करके, ठीक है, और फुफ्फुसीय कांड कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जो फुफ्फुस धमनी के रूप में, कौन सी धमनी के रूप में, फुफ्फुस धमनी के रूप में क्या है, जो दाईं ओर का फेफड़ा होता है उस दाईं ओर के फेफड़े में अशुद्ध रुधिर को लेकर के क्या कर देती है, डाल देती है, या अशुद्ध रुधिर को दाएं फेफड़े के अंदर पहुंचाने का क्या करती है, कार्य। बात क्लियरली समझ में आगे होगी। मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो धमनी होती है, मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो धमनी होती है, कल हमने आपको इस तरीके से संरचना बनाई थी, यहां आपने देखा, ठीक है। एक बार फिर इसको थोड़ा सा क्लियरली डायग्राम में आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ भाई, हमने आपको देखिए भाई इस तरीके का डायग्राम हमने आपको बनाया था, ठीक है, और हमने आपको बोला कि इसको ऐसे टी आकार में लेकर के जाइए, ठीक है।
इस तरीके के, और यहां पे इस तरीके का हमने आपको बताया था। ठीक है, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये इंफीरियर वेना केवा होगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गई है। कौन सी आर्टरी हो गई है, पल्मोनरी आर्टरीज हो गई है इस तरीके की। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गई है। तो मानव के शरीर में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी जो धमनी वाहिनी होती है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी जो धमनी वाहिनी होती है वो बाईं महाधमनी, बाईं महाधमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी वाहिनी जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, बाईं महाधमनी के नाम से जाना जाता है। और ये बाईं महाधमनी होती है वो बाएं निलय से निकलती है। आप देखिए कहां से निकल रही है, बाएं निलय से निकलती है। किससे निकलती है, बाएं निलय से निकलती है, जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को ले जाने का क्या करती है, कार्य करती है। आपसे ये सवाल अगर एक लाइन में पूछा जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी रुधिर वाहिका होती है तो वो कौन सी होती है, बाईं महाधमनी होती है, जिसे लेफ्ट अरोटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेफ्ट अरोटा के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। तो ये संरचना जो कहलाएगी उसे क्या कहेंगे हम, लेफ्ट अरोटा के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेफ्ट अरोटा के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो फेफड़े होते हैं और महाधमनी कांड होते हैं, फेफड़े और महाधमनी कांड के अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये महाधमनी होती है, तो यहां पर 3 अर्धचंद्राकार क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, धमनियों में, महाधमनी कांड में और फेफड़ों में। फेफड़े और महाधमनी कांड के अंदर 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को, ठीक है, जो रुधिर को वापस निलय में जाने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, रुधिर जब आलिन से निलय में चला जाता है, निलय से किस में चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। तो निलय से जब रुधिर महाधमनियों में चला जाता है तो उस रुधिर को वापस निलय में आने से क्या करती है, ये रोकने का कार्य। ठीक है, यानी कि महाधमनियों में रुधिर जाने के बाद पुनः रुधिर किस में नहीं आता है, इस बाएं निलय के अंदर जाने से रोकने का क्या करती है, कार्य। तो धमनी और महाधमनी कांड के अंदर 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को वापस निलयों में जाने से रोकने का क्या करते हैं, कार्य। देखिए अंतिम बिंदु पर जो हम आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं उस पे वापिस आ रहे हैं। देखिए महाशिराएं 2 होती हैं, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा। ठीक है, देखिए निम्न महाशिरा जो होता है उसके पास में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। निम्न महाशिरा जो होती है वो रुधिर को लेके किस में आती है, दाहिने आलिंद में लाती है। और इसी निम्न महाशिरा के समीपस्थ एक संरचना पाई जाती है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। और ये साइनो ऑरिकुलर जो नोड होती है इसे पेसमेकर भी हम कह सकते हैं। और पेसमेकर जो होते हैं या साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है वो मानव के शरीर के अंदर, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, साइनो ऑरिकुलर जो नोड होते हैं जिन्हें हम पेसमेकर भी कहते हैं, और पेसमेकर जो होते हैं वो मानव के अंदर हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, या हार्ट बीट को नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है, हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित किया जाता है वो इसी पेसमेकर के द्वारा, जिसे हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है वो दाहिना ऑरिकुलर के क्या पाया जाता है, अग्र महाशिरा जो होती है, निम्न महाशिरा के समीप क्या है, ये साइनो ऑरिकुलर नोड जैसी संरचनाएं क्या है, पाई जाती है, जो मानव में हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने का क्या करती है, कार्य। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि महाशिराएं होती हैं, ये महाशिराएं होती हैं, और कौन सी हो गई, ये
ऊर्ध्व महाशिरा, और ये कौन सी कहलाएगी, निम्न महाशिरा। ऐसे यहां पर क्या होती हैं, फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं। क्या होती हैं, फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं। ये फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं वो हृदय में खुलती हैं। ठीक है, ये किस में खुलती हैं, हृदय के अंदर खुलती है, और खुलने के बाद, ठीक है, इनके, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि ये महाशिराएं होती हैं, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा। साथ में क्या होती है, फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं। ये तीनों क्या है, हृदय में खुलने वाले छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों पर क्या पाए जाते हैं, पेशीय वलन पाए जाते हैं। महाशिरा, फुफ्फुसीय शिरा और हृदय में खुलने वाले जो छिद्र होते हैं उनमें पेशीय वलन पाए जाते हैं। ये पेशीय वलन क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, और जब संकुचित होते हैं तो ये शिराओं में रुधिर को वापस जाने से रोकने का कार्य करते हैं। तो ये संकुचित होते हैं तो शिराओं में वापस रुधिर को जाने से क्या कर देते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। और सबसे अंतिम बिंदु पे मैं जो बात करने जा रहा हूं, और वो ये ध्यान से सुनिए, ये देखिए दायां निलय होता है, और ये कौन सा है, बायां निलय होता है। ठीक है, देखिए दायां निलय की ये जो भित्ति होती है, ठीक है, वो कम मोटी होती है, और बाएं निलय की भित्ति होती है वो दाएं निलय की तुलना में 3 गुना अधिक कैसी होती है, मोटी होती है। ये बात ध्यान रखने की है। क्या, जो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं वो सुनिएगा कि बाएं निलय की जो भित्तियां होती हैं वो दाहिने निलय की तुलना में अधिक कैसी होती है, मोटी होती है। सबसे अंत में मैं आपको एक बार फिर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको यानी कि डायग्राम बना करके आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से हम आपको यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के साथ ही ये इंटरनल स्ट्रक्चर को हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखिए भैया किस तरीके की संरचना आपको यहाँ पे बना रहे हैं। हाँ भाई, इस संरचना को क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्व महाशिरा। ऊर्ध्व महाशिरा, ठीक है। इस संरचना को कहा जाएगा निम्न महाशिरा। इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा, और इसको कहा जाता है इंफीरियर वीना केवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये संरचनाएं जो मैंने आपको दिखाई इन दोनों को कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन, जिनको फुफ्फुसीय स्रावों के नाम से क्या है जाना जाता है। कौन सी स्रावों के नाम से जाना जाता है? फुफ्फुसीय स्रावों के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? महाधमनी के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तीनों को महाधमनियों के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात है। ये जो संरचना हमने आपको दिखाई है यहाँ पर, ये भी क्या पाई जाती है? महाधमनी होती है। ये आलिंद होते हैं, ठीक है, और ये क्या है? निलय होता है। ये संरचना जो मैंने आपको दिखाई है ये निलय होते हैं, और निलयों में यहाँ पर ये दो संरचनाएं जो दिखाई है, अर्ध